हेलो दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग लेबर एंड सोशल वेलफेयर यानी श्रम एवं समाज कल्याण के क्लास को आगे बढ़ाते हुए अपने सिलेबस के कुल 13 एक्ट में से पहले एक्ट को आज पढ़ेंगे, जिसका नाम है कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, द एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923। दोस्तों, इस एक्ट को पढ़ने के दौरान पहले हम इसके पूरे एक्ट को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और फिर समझेंगे कि ये पूरा एक्ट क्यों है, क्या है और इसमें क्या क्या प्रावधान है। मतलब एक डीप स्टडी करेंगे जिससे कि एक्ट को पूरी तरह अच्छे से समझ सके। जिसके लिए इस एक्ट को समझने के लिए मैंने कई बुक्स, इंटरनेट और साथ ही इस एक्ट से संबंधित सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध जानकारियों का सहारा लेकर अपना एक कंप्यूटराइज्ड रिटन एक्ट खुद से तैयार किया है। एक बार जब हम लोग इस पूरे एक्ट को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो फिर मैं अपने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से, जिसे मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है, अपना नोट्स तैयार किया है, उसके माध्यम से आप सभी को बताऊंगा कि परीक्षा हॉल में अगर इस एक्ट से प्रश्न आता है, चूँकि एक्ट बहुत बड़ा है, अगर परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं कि इस एक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों को लिखें, तो अगर आप पूरे एक्ट के प्रावधानों को लिखने लगे तो हमको लगता है 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा एक ही एक्ट के प्रावधान को लिखने में, और आपको परीक्षा में 6 प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य होते हैं। इसलिए हम लोग इस तरह से मैं अपने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आप लोगों को इस तरह बताऊंगा कि कम शब्दों में प्रभावशाली तरीके से कैसे लिखें कि अधिक से अधिक नंबर हम लोग पा सकें। दोस्तों, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 देश का सबसे पुराना सामाजिक सुरक्षा से संबंधित अधिनियम है। ये 1923 में आया। इससे पहले केवल एक ही एक्ट था देश में जो कि सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नहीं था, वो था फैक्ट्री एक्ट यानी कारखाना अधिनियम 1981 तो था इससे पहले, लेकिन वह सामाजिक सुरक्षा से संबंधित न होकर कार्य की दशा से, वर्किंग कंडीशन से संबंधित एक्ट था। तो सामाजिक सुरक्षा से संबंधित देश का ये पहला एक्ट है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। दोस्तों, इस एक्ट को क्यों लाया गया? तो भारत में जब औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ, इसके पहले तो छोटे छोटे उद्योग थे जहां बहुत कम लोग की सहायता से उत्पादन का कार्य होता था। जब औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ तो नए नए मशीनों की सहायता से उत्पादन का कार्य किया जाने लगा। अब नए नए टेक्नोलॉजी आ गए, मशीन आ गए, जिसके कारण उद्योगों में होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ गई। अब मशीन में तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, उसके बाद भी मशीन कभी भी खराब हो सकता है, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ने लगी। इन्हीं सब दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए देश में यह कानून लाया गया। इसके पहले जो कानून था 1923 के पहले, ऐसा कोई कानून नहीं था क्षतिपूर्ति देने के लिए। इसके पहले सामान्यतः जो भी कर्मचारी या श्रमिक थे उन्हें ब्रिटिश कॉमन लॉ के तहत अदालत में नियोजक के विरुद्ध मुकदमा करना पड़ता था तथा अदालत में यह साबित करना पड़ता था कि दुर्घटना के लिए नियोजक पूर्णतः जिम्मेवार है। मतलब उस पर केस करके फिर यह जिम्मेवारी साबित करना होता था, जिसके बाद ही श्रमिकों को, अगर उसके कारखाना में मृत्यु हो जाती है और केस वो जीत जाता है कि हाँ एम्प्लॉयर यानी नियोजक के कारण यह दुर्घटना हुई है, तब उसको मुआवजा मिलता था। दोस्तों, ये काफ़ी खर्चीला था और उद्योग धंधे बड़े पैमाने पर लगने लगे, जिससे दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ने लगी। इसी को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन केंद्र सरकार ने, जबकि अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेजी सरकार ने यह एक्ट लाया। अब हम लोग मैंने अपना कई बुक्स की सहायता से अपना एक कंप्यूटराइज एक्ट तैयार किया है, उसको हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, पूरे एक्ट को हम लोग 1 to 1 करके पढ़ेंगे, जो भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर हम लोग अपने हैंड रिटन नोट्स पे उसको संक्षेप में आपको हम समझाएंगे कि कैसे फिर परीक्षा में हम लोग लिखें। पहले पूरे एक्ट को अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो फिर नोट्स पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। नोट्स जो है वो तो बस
हम अपना बनाते हैं जब हम पूरी तरह एक्ट को समझ लेते हैं तो सबसे पहला हमारा काम है, मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोग एक्ट को इतनी अच्छी तरह से जान लें और समझ लें कि जब आप लोग खुद अपना नोट्स बना सके। इसके बावजूद भी मैं आपको अपना हैंड रिटेन नोट्स पढ़ा के समझाऊंगा और फिर ड्राफ्टिंग बताऊंगा कि कैसे परीक्षा में लिखना है। ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग इस एक्ट को अच्छी तरह समझ लेते हैं। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के बनने से पहले नियोजन के दौरान, नियोजन मतलब हो गया आपको दोस्तों, मतलब आपकी नियुक्ति हो गई, उस फैक्ट्री में आप काम करने लगे, वही है नियोजन। आपको 2-3 वर्ड समझना होगा। नियोजन, नियोजन मतलब आपने कार्य प्रारंभ किया, जैसे होता नहीं है हमारी ज्वाइनिंग हो गई तो उस समय फैक्ट्री में आपकी नियुक्ति हो गई, वही है नियोजन। एक है नियोजक। नियोजक वो है जो कारखाना का मालिक होता है, वो नियोजक होता है। उसके बाद होता है कर्मकार, कर्मचारी और श्रमिक। ये सब क्या है? इम्प्लाई है। ठीक, श्रमिक है, इम्प्लाई या कर्मचारी या कर्मकार, ये तीनों को हम लोग इस एक्ट में यूज करेंगे, नियोजक, नियोजन और श्रमिक। इसलिए आप लोग पहले से समझ लें, नियोजन माने हुआ आपकी नियुक्ति, नियोजक हुआ जो जिस कारखाने के मालिक को नियोजक कहते हैं, एम्प्लॉयर, और फिर वर्कर्स, श्रमिक, कर्मकार, इम्प्लाई, ये सब यूज होगा काम करने वाले के लिए। ठीक है दोस्तों, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के बनने से पहले नियोजन के दौरान होने वाली दुर्घटना से उत्पन्न व्यक्तिगत हानि की स्थिति में दुर्घटनाग्रस्त या मृत कामगार, अब कामगार यहाँ पे एम्प्लॉइज हो गया, माने श्रमिक, कर्मचारी या कामगार, आप ये तीनों वर्ड को आप लोग याद कर लीजिए। मृत कामगार के आश्रित कॉमन लॉ के अंतर्गत हर्जाने के लिए न्यायालय में जा सकते थे। यानी उनको कॉमन लॉ के तहत, नॉर्मल जो लॉ होता है उसके तहत उनको केस करना पड़ता था। कॉमन लॉ के तहत नियोजक को दोषी सिद्ध करने का दायित्व दुर्घटनाग्रस्त कामगार या उसके आश्रित सदस्य का था। मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉई है, कामगार है, उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अब मृत्यु उस फैक्ट्री में काम करने के कारण हुई। अब इसके उसके परिवार वालों को ये एक्ट नहीं था, इसके लिए कॉमन लॉ के तहत न्यायालय में मुकदमा करके यह सिद्ध करना पड़ता था कि जो ये इनकी दुर्घटना हुई है वह नियोजक के द्वारा हुई है, यानी इस फैक्ट्री में काम करने के कारण ही हुई है। और वो जब केस जीत जाते थे तब उन्हें मुआवजा मिलता था। अगर दावेदार यह साबित कर देता था कि दुर्घटना नियोजक की उपेक्षा या उसकी ओर से समुचित सावधानी के अभाव में हुई थी तो न्यायालय हर्जाने का आदेश दे देता था। इतना करने में बहुत खर्च होता था। एक श्रमिक जो कि बहुत कम जिसकी आमदनी है, अब आप जानते ही हैं आज के समय से अनुसार आप तुलना कर लीजिए कि कोर्ट कचहरी में खर्चा कितना है। और दूसरा टाइम टेकिंग है, ज़रूरी नहीं है कि कल आज हमने केस फाइल किया और कल जजमेंट आ जाए। एक तो टाइम टेकिंग है, उसके बाद खर्चीला भी है, समय ज़्यादा लगता है। तो कई श्रमिक तो केस ही नहीं करते थे और उनका हर्जाना ऐसे ही रह जाता था क्योंकि खर्च भी तो अधिक था। और एक तरफ एम्प्लॉयर जो कि नियोजक होते थे वो काफ़ी प्रभावशाली, पैसे वाले होते थे। वे अपने पैसे और प्रभाव के बल पर न्यायालय का जो न्याय है उसको भी प्रभावित करते थे। तो बहुत तरह की कठिनाइयाँ थी। अब हम लोग आगे देखते हैं। हर्जाने के दायित्व से बचने के लिए नियोजक कई प्रकार की दलीलों का सहारा लेते थे। अब चूंकि हर्जाना तो एम्प्लॉय को देना है, एम्प्लॉयर को देना है, नियोजक को देना है, तो वो हर्जाने से बचने के लिए कई तरह की दलील देते थे, जिसमें हम कुछ पॉइंट बताते हैं। नियोजन स्वीकार करते समय कर्मचारी भली भांति जानता था कि उसके काम में दुर्घटना की संभावना है। अब नियोजक कहता है कि जब आपकी नियुक्ति होती थी तो आपको पता था कि यहाँ पे मतलब दुर्घटना हो सकती है, तो आपने उस समय तो स्वीकार कर लिया। दूसरा, दुर्घटना पूर्णतः या अंशतः कर्मचारी के गलती के कारण हुई है। नियोजक यह पूरी तरह से प्रमाणित करना चाह रहा था कि कर्मचारी की गलती से ही दुर्घटना हुई है। सह कामगारों की गलती से होने वाली दुर्घटना के लिए नियोजन उत्तरदायी नहीं है। यहाँ नियोजक नहीं, नियोजक होना चाहिए। ये नियोजक उत्तरदायी नहीं है।
कामगार या नियोजन की मृत्यु की स्थिति में प्रत्येक का एक दूसरे के प्रति दायित्व समाप्त हो जाता है। अब कहते हैं कि जैसे ही कामगार यानी श्रमिक की मृत्यु हो गई तो एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है, वहीं पे हम लोग के बीच जो समझौता था वो ख़त्म हो जाता है। फिर हर्जाना कैसा? अज्ञात व्यक्ति की गलती से होने वाली दुर्घटना के लिए भी उन पर हर्जाने का कोई दायित्व नहीं था, इत्यादि। ऐसे कई तरह की दलीलें नियोजक देता था इससे कि वह हर्जाना न दे सके। ठीक, तो एक आम आदमी, एक आम श्रमिक को मुआवजा प्राप्त करना काफ़ी कठिन था एक्ट के अभाव में। अधिकांश श्रमिक अशिक्षा एवं जानकारी के अभाव के कारण नियोजकों की दलीलों के सामने टिक नहीं पाते थे। न्यायालय में मुकदमे चलाने में समय तो लगता ही था, साथ ही श्रमिकों को काफ़ी रुपये पैसे खर्च भी करने पड़ते थे। श्रमिकों के कई दावे तो केवल मामूली आधारों पर ही खारिज हो जाते थे। इन सभी समस्याओं को देखते हुए 1923 में देश में पहला व्यापक कानून कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम लाया गया, जो इस अधिनियम के अनुसूची 2 में शामिल कामगारों के नियोजन के दौरान और नियोजन से उत्पन्न औद्योगिक चोटों के चलते अपंगता और मृत्यु की स्थितियों में नियोजकों द्वारा क्षतिपूर्ति देने से संबंधित देश में पहला व्यापक कानून है। 2009 के संशोधन में इसका नाम कर्मकार क्षतिपूर्ति से बदलकर कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम कर दिया गया। स्टार्टिंग में जब 1923 में यह कानून पारित हुआ था तब इस कानून का नाम था कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, लेकिन 2009 में इसमें संशोधन किया गया और कर्मकार के जगह पर कर्मचारी कर दिया गया। तो इसमें आप अनुसूची शब्द आया है, आप लोग घबराइएगा नहीं, आगे जैसे ही हम लोग एक्ट पढ़ेंगे इन सब का हल हम लोग मिल जाएगा। तो जो परेशानियां थी एक श्रमिक के सामने, इस सब को समझते हुए तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने यह कानून पारित किया जिसे हम कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम कहते थे। लेकिन 2009 में इस एक्ट में संशोधन हुआ और वर्तमान में इसे कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के नाम से जानते हैं। अब इस एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो हमें लगता है कि आप लोग को थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही गया होगा कि एक्ट का उद्देश्य क्या था, क्यों था। उद्देश्य के बारे में हम लोग देखते हैं दोस्तों। कामगार का नियोजन के कारण दुर्घटना या मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को आर्थिक सहायता देना, यानी दुर्घटना हो जाती है, हाथ पैर कुछ भी कट जाता है या फिर उसने काम करने के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है दुर्घटना से, तो उसमें आर्थिक सहायता प्राप्त करना। कामगार का नियोजन के कारण दुर्घटनाग्रस्त होकर अपंग होने पर उसको अपंगता के अनुसार आर्थिक सहायता देना। अगर दुर्घटना के कारण वह अपंग हो जाता है तो फिर उसकी दिनचर्या को चलाने के लिए आर्थिक सहायता देना। व्यवसाय जनित रोगों में कामगार को आर्थिक सहायता देना, यानी ऐसा कोई फैक्ट्री है जिसमें कुछ दिन काम करने के बाद कुछ बीमारियां हो जाती हैं, वो है कि मान लीजिए केमिकल की फैक्ट्री है, बहुत दिनों तक काम करिएगा तो उसमें कई तरह के रोग हैं जो कि श्रमिकों को हो जाती है, तो वैसे स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना। श्रमिकों के आश्रितों को दाह संस्कार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। यदि दुर्घटना से श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को दाह संस्कार का खर्चा भी इस एक्ट के तहत दिया जाने का प्रावधान किया गया। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों अधिनियम का मुख्य प्रावधान। हम लोग समझ लिए हैं कि मुख्य प्रावधान। अब यहाँ से हम लोग एक्ट के बारे में समझेंगे। इस अधिनियम में टोटल 36 धारा है, यानी सेक्शन है। सेक्शन, सब सेक्शन, प्रोविज़न यानी प्रावधान, इस सब के बारे में आप लोग पहले ही समझ चुके हैं। तो अभी ऐसा नहीं है कि हमने पहले ही एक बार शब्दावली वाला चैप्टर में आपको पढ़ा दिया है कि प्रावधान यानी प्रोविज़न क्या है। धारा 1 में यानी सेक्शन 1 में के तहत इस अधिनियम में 4 अध्याय यानी 4 सेक्शन, 36 धारा और 4 अनुसूची है। अब अध्याय है, एक अध्याय जो कि प्रारंभिक है 1 और 2। अध्याय 2 में धारा 3 से 18 तक है। अध्याय 3 में 19 से 31, अध्याय 4 में 32 से 36। टोटल 4 अध्याय है। फिर 4 अनुसूची भी है।
36 धारा हो गया, 4 अध्याय हो गया और 4 अनुसूची है। अनुसूची एक में एक अनुसूची आप दोस्तों आप लोग को बताए थे कि एक कानून में अगर कोई सूची दी हो तो उसको अनुसूची कहते हैं। अब इस कानून के अंतर्गत 4 सूची दी गई है, उसी को अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4। इसको हम लोग एक एक करके आगे समझेंगे। अनुसूची 1 में क्या है, तो अस्थायी पूर्ण अपंगता की सूची तथा अस्थायी आंशिक अपंगता की सूची। अनुसूची 1 में अपंगता का प्रकार दिया गया है। उसमें आगे जब अनुसूची देखिएगा, शेड्यूल देखिएगा, तो उसमें पता चलेगा कि परसेंटेज में किसकी अपंगता, अगर दुर्घटना के कारण किसी कर्मचारी की एक हाथ कट जाती है तो उसकी अपंगता 50% मानी जाएगी। 2 हाथ कट जाती है तो 100% मानी जाएगी। 1 आंख और 1 हाथ कट जाती है तो 100% मानी जाएगी। तो इस प्रकार का सूची उसमें दिया गया है। ठीक है दोस्तों। और फिर अनुसूची 2 में दिया गया वैसे व्यक्तियों की सूची जिन पर यह अधिनियम लागू होगा। किन किन लोगों पर यह अधिनियम लागू होगा, यानी उस तरह के लोगों को इसमें सूचीबद्ध किया गया है। यानी उनका किसी फैक्ट्री में किस प्रकार के काम श्रमिक करते हैं, वैसे कामों पर यह एक्ट लागू होता है। यानी ये एक्ट हर जगह लागू नहीं होता, एक शेड्यूल दिया गया है, सूची दिया गया है। उस सूची में जितने भी प्रकार के काम होते हैं और उसको काम को करने में जो भी श्रमिक इन्वॉल्व होते हैं, उन्हीं लोगों पर यह एक्ट लागू होता है। ठीक। अनुसूची 3 है व्यावसायिक रोगों की सूची। फैक्ट्री में काम करने से कुछ बीमारियां होती है, यानी केमिकल फैक्ट्री में काम करिएगा तो आपको लंग्स की प्रॉब्लम होगी, तो ऐसे रोगों की सूची दी गई है शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 4 है उम्र के अनुसार सुसंगत कारक की सूची। इसमें आप आगे पढ़िएगा तो आपको ये सुसंगत कारक के बारे में पता चलेगा। इसको रिलेवेंट फैक्टर बोलते हैं। एक तरफ एज रहेगा, दूसरी तरफ ये रिलेवेंट फैक्टर रहेगा। उसी के अनुसार जो मुआवजा है, जो क्षतिपूर्ति है, वह निकाली जाती है दोस्तों। ठीक है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस पूरे एक्ट को समझेंगे। धारा 2 है परिभाषा। इसके तहत परिभाषा दी गई है। कानून में कुछ परिभाषाएं हैं जिसे कि इस एक्ट के धारा 2 के तहत परिभाषित किया गया। अस्थायी आंशिक अपंगता। ये अस्थायी आंशिक अपंगता क्या है, तो अस्थायी आंशिक अपंगता वह अपंगता है जिसमें कर्मचारी की उस नियोजन में कार्य करने की क्षमता अस्थायी अवधि के लिए कम हो जाती है जिसमें वह दुर्घटना के समय लगा हुआ था। मान लीजिए कि अभी आप पूरी तरह काम कर रहे हैं और फैक्ट्री में कोई दुर्घटना हो जाती है जिससे कि आपकी कुछ कार्य करने की क्षमता, मान लीजिए हाथ कट गया, एक उंगली कट गया, कार्य करने की क्षमता, या फिर कहीं हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो ये अस्थायी आंशिक अपंगता है। यानी अस्थायी है, यानी इसमें हाथ पैर कटेगा नहीं, कुछ फ्रैक्चर हो जाएगा जो कि कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाएगा, उसे अस्थायी आंशिक अपंगता कहते हैं। यानी ये परमानेंट नहीं है। दुर्घटना के कारण आपकी एक हाथ की हड्डी फ्रैक्चर कर गई तो ये कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि जब दुर्घटना हुई उससे पहले वो काम करता था, लेकिन दुर्घटना के बाद उतना काम वो नहीं कर सकता है। उस तरह के अपंगता को कहेंगे अस्थायी आंशिक अपंगता। ठीक। नेक्स्ट है अस्थायी आंशिक अपंगता। वो अस्थायी था, अब ये अस्थायी। ये सब आगे एक्ट में आएगा, इसलिए हम लोग इसको एक्ट में ही परिभाषा के अनुसार समझाया गया है। अस्थायी आंशिक अपंगता वह अपंगता है जिसमें कर्मचारी की हर ऐसे नियोजन में कार्य करने की क्षमता अस्थायी रूप से कम हो जाती है जिसे वह दुर्घटना के समय करने में समर्थ था। यानी दुर्घटना से पहले वो जो कुछ कार्य जो था वो करता था, दुर्घटना के बाद अब वो काम करने की जो क्षमता अस्थायी रूप से कमी आ गई है। यानी मान लीजिए कि उसकी उंगली कट जाती है तो हाथों से वो जो काम करता होगा उस काम करने की क्षमता में तो कमी आएगी ना, अब वो कम काम करेगा। और ये अस्थायी है। उंगली तो कट गई तो अस्थायी है, हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गई तो बाद में कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाएगा। तो ऊपर वाला पॉइंट अस्थायी था, ये है अस्थायी। ठीक। अब तीसरा है अस्थायी पूर्ण अपंगता। आप लोग घबराइएगा नहीं, धीरे धीरे जैसे हम लोग एक्ट पढ़ेंगे ना, ये सब चीज़ रिपीट होगा। ठीक है। अस्थायी पूर्ण अपंगता। अब अस्थायी मतलब लगता है कि अस्थायी है, यानी परमानेंट नहीं है। अब पूर्ण अपंगता इसको समझते हैं। अस्थायी पूर्ण अपंगता से ऐसी अपंगता है जो कर्मचारी को ऐसे सभी कामों के लिए
अस्थायी तौर पर असमर्थ कर देती है, जिससे वह दुर्घटना के समय करने में समर्थ था। यानी दुर्घटना के समय वह कुछ काम करता था, अब दुर्घटना के बाद वह कुछ दिनों के लिए वो काम नहीं कर सकता है। ठीक, हड्डी टूट गई, अब वो घर पे बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं कर सकता है जब तक कि वो उसका फ्रैक्चर ठीक नहीं हो जाता है। तो यही होगा अस्थायी पूर्ण अपंगता। ठीक, अब नेक्स्ट है दोस्तों अस्थायी पूर्ण अशक्तता। इसे अब अशक्तता या अपंगता दोनों एक ही वर्ड है। अस्थायी पूर्ण अपंगता वह अपंगता है जो कर्मचारी को ऐसे सभी कामों के लिए स्थायी रूप से असमर्थ कर देती है जिसे वह दुर्घटना के समय करने में समर्थ था। आप दोनों को समझिए। अब अस्थायी पूर्ण अशक्तता, दुर्घटना से पहले वो सारा काम कर सकता था, लेकिन अब परमानेंट रूप से वह काम नहीं कर सकता है, उसके दोनों हाथ कट गए, तो वो जीवन भर वह काम जो दुर्घटना से पहले करता था वो अब नहीं कर सकता है। यही है अस्थायी पूर्ण अपंगता। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड है मजदूरी। मजदूरी किसे कहते हैं? आप लोग काम करिएगा तो बदले में आपको कुछ सैलरी मिलेगी, मजदूरी मिलेगी, तो ये किसे कहते हैं? नियोजक के, नियोजक माने जिसका फैक्ट्री है वो एम्प्लॉय यानी नियोजक। नियोजक के कार्यस्थल पर नियोजित किसी व्यक्ति को उसके रोजगार की शर्त के अंतर्गत प्राप्त होने वाले मजदूरी, वेतन तथा ये अन्य होगा, अन्य भत्ते को उस व्यक्ति की मजदूरी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। लेकिन मजदूरी के अंतर्गत किसी नियोजित व्यक्ति को प्राप्त होने वाले निम्नलिखित सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। उसको जो काम के बदले जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मान लीजिए आपने किसी फैक्ट्री में ज्वाइन किया, उस समय आपको शर्त के अनुसार एक मासिक मजदूरी देना तय हुआ, तो उसी को मजदूरी कहते हैं। उसके अलावा कुछ भत्ता भी दिया जाता है, ये टोटल मजदूरी में आएंगे। लेकिन कहा गया है कि निम्नलिखित से मजदूरी में सेवा, जो फैक्ट्री आपको कुछ सर्विस देती है, उन सेवाओं के बदले जो पैसे मिलते हैं उसको मजदूरी में शामिल नहीं किया जाता। मान लीजिए निवास भत्ता, फैक्ट्री का क्वार्टर है उसमें आप रहते हैं, तो उसके लिए जो हाउस अलाउंस देती है उसको मजदूरी में, सैलरी में काउंट नहीं किया गया। बिजली भत्ता, आप वहाँ पे जो बिजली सप्लाई होती है उसके लिए जो भत्ता मिलता है, या फिर पानी के लिए जो भत्ता मिलता है, या फिर आपके चिकित्सक में जो खर्च होता है, इस सब को मजदूरी में शामिल नहीं किया जाता है। साथ ही पेंशन, भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड, उपादान यानी ग्रेच्युटी जो रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट के समय मिलते हैं, इन सब को मजदूरी में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो मजदूरी को डिफाइन किया गया। अब हम लोग जाएंगे धारा 3 में, क्षतिपूर्ति के लिए दायित्व से संबंधित। क्षतिपूर्ति के दायित्व से संबंधित। अब क्षतिपूर्ति के लिए दायित्व किसका होगा, इस एक्ट में क्लियर किया गया है। नियोजक द्वारा क्षतिपूर्ति देने के लिए योग्यता शर्त। अब किस कंडीशन में नियोजक श्रमिकों को क्षतिपूर्ति देगा, तो इसके बारे में एक्ट में डिफाइन किया गया। नियोजक द्वारा कर्मचारी को क्षतिपूर्ति देने के लिए निम्नलिखित शर्त देखा जाएगा। कौन कौन सी शर्त है? यदि दुर्घटना का प्रभाव कम से कम 3 दिनों तक बना रहे। अगर कार्य के दौरान किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है तो दुर्घटना के का जो प्रभाव है, जो मतलब उसका असर 3 दिनों तक बना रहे, तब क्षतिपूर्ति मिलेगा, कम से कम 3 दिनों तक। यदि कर्मचारी की दुर्घटना नियोजन से उत्पन्न कारण से हुआ हो, काम करने के दौरान उसको अगर दुर्घटना हुई हो तब देगा। यदि कर्मचारी की दुर्घटना नियोजन अवधि के दौरान हुई हो, मान लीजिए ऑफिस का टाइम 9 से 6 है और 9 बजे ऑफिस आना है, 6 बजे जाना है, 6 बजे के बाद कोई कर्मचारी ऑफिस से नहीं गया और वो वहीं पे है, उसके बाद अगर दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेवारी नियोजक का नहीं होगा, यानी उस समय वो क्षतिपूर्ति नहीं देगा। ये तीनों कंडीशन बनेगा तब कोई व्यक्ति को दुर्घटना के लिए क्षतिपूर्ति नियोजक देगा। ठीक है, इसी में एक क्लॉज दिया गया है, कर्मचारी के दुर्घटना के दौरान उपरोक्त सभी स्थितियां बनती है तो नियोजक द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा। ये तीनों स्थितियां होंगी तब नियोजक क्षतिपूर्ति यानी हर्जाना देगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट है इसी धारा में नियोजक द्वारा क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होना। वो था ताकि कब उत्तरदायी होगा, अब नियोजक किस कंडीशन में उत्तरदायी नहीं होगा। नियोजक द्वारा निम्नलिखित स्थितियों में
कर्मचारी को क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाए। कौन कौन सी स्थितियां में? यदि कर्मचारी द्वारा जानबूझकर सुरक्षा उपकरण का उल्लंघन किया गया हो और उसके बाद दुर्घटना हुई है। मान लीजिए कोई सुरक्षा उपकरण है और उसमें लिखा गया है कि ऐसे यहाँ पे नहीं, इसको नहीं छूना है, उसके बाद कोई कर्मचारी उसको जाके टच करता है या उसमें छेड़खानी करता है और उस कारण दुर्घटना हुई है तो क्षतिपूर्ति नहीं दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट है, कर्मचारी द्वारा जानबूझकर सुरक्षा नियम का उल्लंघन करने के कारण दुर्घटना हुई हो। यदि कोई सुरक्षा नियम है और उसको पालन कोई कर्मचारी श्रमिक नहीं करता है और उसके बाद दुर्घटना हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में भी नियोजक क्षतिपूर्ति नहीं देगा। और तीसरा है, यदि कर्मचारी नशीले पेय पदार्थ से प्रभावित हो और उसके बाद दुर्घटना हुई हो। वो अगर वह ड्रिंक करके काम करने आ गया हो और उसके बाद वह दुर्घटना हो जाता है, स्वाभाविक बात है कि ड्रिंक करके वह काम करेगा तो काम का अच्छी तरह से नहीं कर सकता है। तो ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो नियोजक द्वारा क्षतिपूर्ति नहीं दिया जाएगा। ये क्लियर एक्ट में लिखा हुआ है। एक और एक्ट में कंडीशन है, व्यावसायिक रोगों के लिए क्षतिपूर्ति का दायित्व। व्यावसायिक रोग यानी काम के दौरान कुछ कार्यजनित रोग होते हैं जो कि फैक्ट्री में बहुत दिनों तक काम करने से कुछ रोग हैं जो ऑटोमेटिक आपको हो जाते हैं, उसी के बारे में किया गया है। अधिनियम के अनुसूची 3 में कई ऐसे व्यावसायिक रोगों का उल्लेख किया गया है जिन्हें नियोजक के दौरान और नियोजन से उत्पन्न दुर्घटना के फलस्वरूप हुई क्षति समझा जाता है, जिन्हें निम्नलिखित 3 श्रेणियों में रखा गया है। यदि कार्य के दौरान इन तीनों श्रेणी में के अंतर्गत किसी को बीमारी होती है तो उसके लिए जो नियोजक है वो क्षतिपूर्ति देगा। अनुसूची 3 के भाग 1 में, अनुसूची 3 में वो हम जो सूची दिया गया है उसे कुछ पॉइंट यहाँ पे क्लियर किया गया है। भाग 1 में नियोजन के तिथि से ही व्यावसायिक रोग होने पर उसे नियोजन से उत्पन्न दुर्घटना के फलस्वरूप हुई क्षति समझा जाएगा। कुछ रोग होते हैं, जैसे आप फैक्ट्री में काम किए 2-4 दिनों में, 8-10 दिनों में वो रोग होना संभव है, तो वैसा अगर रोग होता है तो आपको रोग से संबंधित मुआवजा दिया जाएगा। दूसरा है, नियोजन की तिथि से 6 माह बाद व्यावसायिक रोग होने पर ही उसे नियोजन से उत्पन्न दुर्घटना के फलस्वरूप हुई क्षति समझा जाएगा। कुछ बीमारी है जो कि आप उस फैक्ट्री में काम करते हैं, 6 माह तक लगातार काम करेंगे, उसके बाद ही ये संभव है कि आपको ये रोग होगा। तो ऐसी कंडीशन में 6 माह तक काम किया और उस तरह की बीमारी हो जाती है, उसकी सूची जो है अनुसूची 3 में दी गई है, तो उसे मतलब कार्य से उत्पन्न वो बीमारी माना जाएगा और ऐसी स्थिति में उस बीमारी के लिए क्षतिपूर्ति, बीमारी का इलाज कराने के लिए जो क्षतिपूर्ति है वो नियोजक देगा। साथ ही तीसरा है, अनुसूची केंद्र द्वारा निर्धारित अवधि से अधिक समय के बाद व्यावसायिक रोग होने पर उसे नियोजन से उत्पन्न दुर्घटना के फलस्वरूप हुई क्षति समझा जाता है। केंद्र सरकार भी कुछ टाइम लिमिट करती है, अगर उस समय के बाद कुछ बीमारियां होती है तो उसे नियोजन से उत्पन्न माना जाएगा और उस कंडीशन में भी नियोजक क्षतिपूर्ति देगा। दोस्तों, चूँकि समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो आगे का जो है वो हम अगले क्लास में इस एक्ट को कंप्लीट करेंगे। बचा हुआ धारा अगले क्लास में इसे पूरा कंप्लीट कर देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। तो आज एक बार इस वीडियो को देख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझ आ रहा है कि नहीं, कहीं पे कोई त्रुटि है वो भी बताइएगा। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कि ये सही लग रहा है कि नहीं, क्लास आपको समझ में आ रही है कि नहीं, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए प्रेरणा स्रोत साबित होंगे। तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। इसी के साथ आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जल्द ही मैं इसका पार्ट 2, इस एक्ट का पार्ट 2 वाला वीडियो अपलोड कर दूँगा। आप उसके बाद ये पूरा एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं एक दिन आपको इसी के थर्ड क्लास में इस एक्ट से संबंधित, क्योंकि ये एक्ट बहुत बड़ा है, इस 13 जो एक्ट है उसमें से सामाजिक सुरक्षा का जो 4 एक्ट है उसमें कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, ये दोनों एक्ट बड़े बड़े हैं। बाकी सारे 13 एक्टों में से कुछ ही बड़े हैं, उनमें से ये भी एक्ट शामिल है। तो इसमें 2 क्लास और लगेंगे। एक क्लास लगेगा पूरे एक्ट को समझने में, और अगला क्लास जो होगा, जो कि हम अपने हैंड रिटन नोट्स के द्वारा आप लोग को समझाएंगे कि परीक्षा में आपको कैसे लिखना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय।